तो आज वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो वेव नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है। अब लाइट हमने क्या बोलते हैं, जो अब तक समझा है, हमने समझा है लाइट एज अ रे। हमने लाइट एज अ रे समझा हुआ है। जो ऑप्टिक्स में हम देखते थे कि लाइट आती थी, वो लाइट का रे नेचर था, जो कि न्यूटन और जितने भी ओल्ड फिजिसिस्ट थे सब इसी को बिलीव करते थे। ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में हमारे पास कुछ ऐसे फिनोमिनाज आए जिसको लाइट का रे नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। जैसे कि आपके पास एक चीज होती है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। ठीक है। अब इंटरफेरेंस क्या होता है? ठीक है। इसको थोड़ा ब्रीफली देखते हैं, बाकी आगे इसको डिटेल में समझेंगे। जैसे हमारे पास मान लो एक लाइट है। ठीक है। यहाँ से मैंने एक लाइट भेजी। ठीक है। अब ये तो टॉर्च मैं दिखा रहा हूँ, बट इन इन एक्चुअलिटी इट हैज टू बी अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। और ये भी आपको पता है मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, जिसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता और सारी लाइट की सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ होती है। ओके। फिर हम क्या करते हैं, लाइट को यहाँ से भेजते हैं। लाइट को भेजते हैं यहाँ से। तो और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, दो होल्स कर देते हैं। एक कर लेता हूँ मैं S1 और एक कर देता हूँ मैं S2। ठीक है। अब लाइट यहाँ से, अब मैं एक्सपेक्टेशन क्या होती है, अब जब मैं इसको ऑन कर दूंगा, जब मैं इसको ऑन कर दूंगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि लाइट यहाँ से जाएगी इस तरीके से, यहाँ पर पहुंचेगी, और यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ पर पहुंच जाएगी, है ना। और बाकी सारी लाइट ब्लॉक हो जाएगी। मतलब मेरे पास इस रीजन में और इस रीजन में दो जगह पे मेरे को लाइट दिखाई देगी, बाकी जगह पे मेरे को ब्लैक नजर आएगा। यही एक्सपेक्टेशन थी मेरी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मतलब किसी सिंपल टॉर्च के साथ आप करोगे तो ऐसा होता है, लेकिन अगर आप एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लोगे तो ऐसा नहीं होता। होता क्या है, यहाँ से लाइट आती है। ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाते हैं, फ्रिंजेस तैयार हो जाते हैं। फ्रिंजेस यानी कि पट्टियां जैसी दिखने लग जाती है। मतलब कि जैसे यहाँ पर व्हाइट होगा, फिर यहाँ पर ब्लैक होगा, फिर व्हाइट होगा, फिर ब्लैक होगा, फिर व्हाइट होगा, फिर ब्लैक होगा। और ये वियर्ड बिहेवियर जितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया उतनी बार हमें ये ऑब्जर्व हुआ। ठीक है। इस तरह का वियर्ड बिहेवियर। तो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल कैसे हो सकता है? मतलब ये तो उसी तरीके से बात हो गया कि मैंने यहाँ से एक बॉल फेंकी। ठीक है। बॉल मैंने या तो इधर से फेंकी या इधर से फेंकी। ठीक है। ऐसे ऐसे मैं बॉल्स फेंक रहा हूँ। ठीक है। और वो बॉल्स यहाँ इकट्ठी होने की जगह कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है। तो इस नेचर को हम बोलते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है। तो इसको हम रे डायग्राम से नहीं समझ सकते, क्योंकि रेस तो बताती है कि यहाँ और यहाँ ही मेरे पास दो जगह पे, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे ही मेरे पास लाइट होनी चाहिए थी। लेकिन लाइट क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। लाइट मेरे पास A B C D E इन सब पॉइंट्स पे है, और बाकी जगह पे मेरे पास डार्कनेस है। तो इनको पहले मैं बता देता हूँ, इनको क्या बोलते हैं, हम फ्रिंजेस बोलते हैं। इनको बोलते हैं हम फ्रिंजेस। ठीक है। और ये क्यों बनती है, कैसे बनती है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। तो ये था ये। यहाँ से हम समझते हैं कि क्यों नीड पड़ी हमारे पास वेव नेचर ऑफ लाइट को समझने की। नहीं तो जरूरत ही नहीं थी, है ना। नहीं तो हम लाइट को एज अ रे कंसिडर कर सकते थे, जैसे अभी तक हम ऑप्टिक्स में लेके चल रहे थे। ठीक है। तो ये वेव ऑप्टिक्स अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा प्रीवियसली आपको पता होना चाहिए कि हमने इससे पहले वैसे समझ लिया है काफी हद तक कि मैक्सवेल ने कह दिया था। ठीक है। वैसे तो न्यूटन और बाकी साइंटिस्ट कहते थे कि लाइट क्या है, रे ही है, लेकिन मैक्सवेल ने मैक्सवेल ने पहले ही बता दिया था कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग, उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या आया था कि लाइट क्या होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए, जिसका एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है इस तरीके से। ठीक है। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को काफी डीपली स्टडी किया, और उनको उनका ये कंक्लूजन निकला था कि लाइट भी क्या होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए। और उनके पास क्या प्रूफ था, क्योंकि उन्होंने क्या की थी, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट उन्होंने कैलकुलेट की थी 1/√μ मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। ये स्पीड ऑफ लाइट उन्होंने वैक्यूम में कैलकुलेट की थी। तो उनके पास एक प्रूफ था कि लाइट वेव होनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। फिर लोगों ने ये देखा कि इंटरफेरेंस हो रही है, और एक दो प्रोसेसेस और भी हो रही है, जैसे कि डाइफेक्शन हो रही है, और दो तीन प्रोसेसेस और थे। ये मेजर प्रोसेस था, जिसकी वजह से लोगों को मानना पड़ा कि नहीं, वेव नेचर होता है लाइट का। ठीक है। तो लेकिन इसके लिए कोई मैकेनिक्स नहीं है कि ये इंटरफेरेंस, चलो ठीक है, मान लिया कि वेव्स की वजह से इंटरफेरेंस हो भी रही है, लेकिन क्यों, कैसे कैसे हो रही है, मतलब क्या मैथ्स है इसका। ठीक है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है। Wait.
अब देखते हैं जी वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है। वेव फ्रंट आप नाम से समझ सकते हो कि वेव फ्रंट है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं जनरल स्लैंग में वेवलेट भी बोल देते हैं, वेवलेट भी बोल देते हैं, ठीक है, वेवलेट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ड्यू टू प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ देखो, अब होता क्या है, लाइट कैसे प्रोग्रेस करती है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जैसे मान लो ये एक सोर्स है, जैसे मैंने यहाँ पर लेफ्ट वाला ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इसके सेंटर में मैंने बोल दिया एक सोर्स है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास वो होती है, क्या होती है, पानी, पानी में जैसे आप क्या करते हो, एक जगह पे जैसे कोई पत्थर मारते हो, चारों तरफ को वेव्स निकलती है ना, बट वो निकल रही है 2 डायमेंशन में, ठीक है। आपने उसको इमेजिन करना है 3 डायमेंशन में, कि मैंने क्या बोलते हैं एक बल्ब का सोर्स ऑन किया और चारों तरफ क्या हो गया, स्फीयर्स जैसे निकल रहे हैं, जैसे उसमें पानी में सर्कल्स निकलते हैं, वैसे 3D में क्या होगा, चारों तरफ स्फीयर्स निकलेंगे। तो इस तरीके से चारों तरफ स्फीयर्स निकलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये वो डिस्टर्बेंसेस होती है जो आगे आगे प्रोपोगेट करते हैं, जैसे आपने पानी में देखा है कि क्या होता है, एक वेव जैसी बनती है, क्रेस्ट ट्रफ। अब क्रेस्ट ऑफ ट्रफ आपको याद होगा, इससे ये वेव होती है, ठीक है। इसको बोलते थे हम क्रेस्ट, इसको बोलते थे हम ट्रफ। ऐसे ही क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ऊपर नीचे की एम्पलीट्यूड्स को बोल देते थे सिंपली, ठीक है। तो इसी तरीके से वेव क्या करती है, हवा में भी वेव इसी तरीके से प्रोपोगेट करती है, ऐसे हम बोल देते थे, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट होगा क्या, देखो, वेवलेट, पहले मैंने बोल दिया कि वेवलेट क्या होता है, पॉइंट्स ऑफ डिस्टर्बेंस, जो जो ये पॉइंट्स ऑफ डिस्टर्बेंस हो गए, जैसे कि मान लो मैंने पानी में, जैसे पानी का ही मैं स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे समझ लो कि ये पानी में मैंने एक पत्थर ड्रॉप किया, तो क्या होगा, पहले तो ये पहली वाली वेव बनेगी, है ना। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो क्या बोलते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इनको बोलूंगा मैं वेवलेट्स, वेवलेट्स, ठीक है। और इन पॉइंट्स को जब मैं जोड़ के एक सर्कल बना रहा हूँ, उसको मैं क्या बोलूंगा, वेव फ्रंट। यानी कि ये जो सर्कल बन रहे हैं, इनको बोल रहा हूँ मैं वेव फ्रंट, वेव का फ्रंट, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। जैसे पहले ये बनेगा, छोटे वाला सर्कल बनेगा, उसके बाद बड़े वाला सर्कल बनेगा, उसके बाद बड़े वाला सर्कल बनेगा, है ना, जैसा पानी में भी देखने को मिलता है प्रोसेस, सेम वैसे ही बड़े 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 सर्कल बनते जाएंगे, यानी कि एक के बाद एक वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे। तो इसको, इस प्रोपोगेशन को हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं, वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो और ये देखो, अब इन्होंने रे भी एक्सप्लेन की है, रे कैसे एक्सप्लेन की है, इन्होंने बोला है कि ये क्या है, रे, रे, रे इज व्हाट, इन्होंने बोला रे इज लाइन, लाइन परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, जो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, जैसे पानी में भी बनते थे, है ना, ठीक है, सर्कुलर वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, अगर उनके परपेंडिकुलर मैं एक लाइन खींच दूं, जैसे ये लाइन देखो परपेंडिकुलर जा रही है इन सब की, इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, एक लाइन खींच दूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रे, ठीक है। तो इन्होंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो आप रे ऑप्टिक्स पढ़ते थे, वो बस एक छोटा सा पार्ट था वेव ऑप्टिक्स का, इन्होंने इस तरीके से इसको समझाया, ठीक है। तो ये जो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, जो यहाँ पर मेरे को वेव फ्रंट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये सर्कुलर फैशन में है, तो इनको बोलते हैं हम स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, क्योंकि मैंने क्या बताया 3 डायमेंशन में कैसा होगा, अब वो तो मैं पानी का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो सर्कल्स दिख रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्चुअल में इसको 3 डायमेंशन में देखूंगा, तो आप कैसे समझ सकते हो कि एक छोटा सा स्फेयर बन रहा है, फिर उससे एक बड़ा स्फेयर बन रहा है, उससे फिर एक बड़ा स्फेयर बन रहा है, जैसे पानी में एक छोटा सर्कल बनता है, उससे बड़ा सर्कल बनता है, उससे बड़ा सर्कल बनता है, और वेव प्रोपोगेट करती है। तो ये स्फेयर्स बन रहे हैं बड़े 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 बड़े, जिसको बोल दिया मैंने स्फेरिकल वेव फ्रंट। वैसे ही, वैसे ही अगर मान लो मैं एक वो ले लूं, क्या ले लूं, ट्यूबलाइट ले लूं, जैसे ये ग्रीन कलर की आप इमेजिन कर सकते हो ट्यूबलाइट है, ठीक है। तो इससे वेव फ्रंट्स कैसे निकलेंगे, इससे इस तरीके से वेव फ्रंट निकलेंगे, मतलब जिस शेप की ये, जैसे मान लो ये छोटा सा सर्कल था, छोटी सी जो भी थी लाइट सोर्स था, स्फेरिकल शेप का था, तो इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकले। अब ये सिलेंड्रिकल शेप का मेरे पास क्या बोलते हैं सोर्स है, जैसे कि ट्यूबलाइट, तो इससे कैसे निकलेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स, इस तरीके से इनको बोल देंगे हम स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो
अगर मान लो मेरे पास लाइट ऐसे ना ऐसा सीधे जा रही है, मतलब सीधे जा रही है, जैसे कि हम रे डायग्राम ड्रॉ करते थे। रे डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते थे? ऐसे, ऐसे इस तरीके से हम रे डायग्राम बना देते थे, है ना। तो इस तरह से अगर वेव, अगर लाइट की वेव बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, ना बढ़ रही है ना पीछे को जा रही है, बट एकदम सीधे सीधे प्रोपोगेट कर रही है, तो हम अगर यहाँ पर वेव फ्रंट दिखाना चाहें तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट मैं कैसे दिखाऊंगा? ये देखो, प्लेन वेव फ्रंट ऐसे बना सकता हूँ मैं, कि एक प्लेन है, उसके थ्रू क्या हो रही है? लाइट पास हो रही है, ये प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन क्या है? इस जो हम जिस पेज पे हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, और इसके थ्रू क्या हो रही है? लाइट रेस पास हो रही है। ऐसे दिखा सकते हैं हम। ठीक है, तो इनको मैं बोल दूंगा प्लेन वेव फ्रंट्स। प्लेन वेव फ्रंट्स। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि वेव फ्रंट क्या होते हैं। वेव फ्रंट कुछ नहीं होती है, जो वेव एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेव तैयार होती है। सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल वही है, पानी में एक पत्थर फेंका, पहले एक वेव तैयार हुई, उससे आगे एक और वेव तैयार हुई, उससे आगे एक और वेव तैयार हुई। वैसे एक के बाद एक वेव तैयार नहीं हो रहा, एक ही वेव आगे जा रही है। जैसे हम पानी में भी देखते हैं कि एक ही वेव होती है जो आगे आगे जा रही होती है। वैसे ही ये पहले मुझे यहाँ दिख रहा है, फिर मुझे यहाँ दिख रहा है, फिर मुझे यहाँ दिख रहा है, वैसे वैसे आगे जा रहा है। यहाँ भी यही हो रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, फिर आगे जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना कि पीछे से एक और आ रहा है, फिर एक और आ रहा है, फिर एक और आ रहा है। इस तरीके से मेरे पास वेव प्रोपोगेट कर रही है। तो ये हो गए हमारे पास, इनको बोल दिया हमने वेव फ्रंट्स। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है, प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास मेन चीज आ रही है, हाइगन्स प्रिंसिपल। वेव। ठीक है, अब हम वेव को एक फॉर्मलिज्म में ला रहे हैं कि हमने बोल तो दिया कि लाइट वेव होती है, लेकिन लाइट वेव किस तरीके से प्रोपोगेट करती है, किस तरीके से वो बिहेव करती है, वो हम यहाँ देखेंगे। उसको बताया हाइगन ने। ठीक है, प्रोफेसर हाइगन ने इसको बताया। और प्रोफेसर हाइगन ने क्या बोला? प्रोफेसर हाइगन ने बोला कि वेव्स होती है दो तरह की। देखो यहाँ पर ये दिखाई देंगे, वेव्स होती है दो तरह की। ठीक है, उन्होंने क्या डिफाइन कर दिया? एक उन्होंने बोली प्राइमरी, प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, और प्राइमरी वेव फ्रंट के बाद जो दूसरी बनेगी उसको बोल दिया उन्होंने सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, अब देखो क्या था, उन्होंने बोला ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्लैश, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ लाइट। ठीक है, अब मान लो ये जो लाइट ब्लू कलर से दिखाई गई है, ये क्या है मेरे पास? ओरिजिनली एक वेव थी। ठीक है, अब इसमें जितने पॉइंट है, जैसे कि पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, ये पॉइंट थ्री है, फोर है, जितने भी ये पॉइंट्स है, ये क्या करेंगे? हर पॉइंट पे क्या होगा? एक नई डिस्टरबेंस का वो सोर्स बन जाएगा। मतलब कि जो इस पे जितने भी पॉइंट्स है, अब ये तो मैं दिखा सकता हूँ, चार दिखा सकता हूँ, बट एक से लेकर चार के बीच इनफाइनाइट पॉइंट्स आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैंने चार पॉइंट्स दिखाए हैं। ठीक है, एक दो तीन चार। अब हर पॉइंट पे क्या होगा? अपनी एक क्या बोलते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, जैसे सर्कुलर फैशन में। जैसे ये देखो, ये देखो, है ना, जैसे पानी में पत्थर फेंक दिया, वही क्या हो गया? यहाँ भी पत्थर फेंक दिया, टू पे भी पत्थर फेंक दिया, तीन पे भी पत्थर फेंक दिया, चार पे पत्थर फेंक दिया। ठीक है, तो फिर अपनी अपनी इन्होंने क्या कर दिया? वेवलेट्स तैयार करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? जो क्या बोलते हैं, ऐसे 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 करके देखो हर जगह पे क्रिएट हो रही है। ठीक है बात। फिर मैं क्या करता हूँ? मैं इनकी आउटर एजेस को मिला देता हूँ। ये देखो, टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। मतलब आप बोल सकते हो कि इन सर्कल जो क्या बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स। जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स थी, ठीक है, ये सेकेंडरी, ये तो वेव्स थी, है ना, ये तो ब्लू कलर की वेव फ्रंट थी, और ये छोटे छोटे सर्कल क्या क्रिएट हो गए? वेवलेट्स। ठीक है बात। इन वेवलेट्स की मैंने क्या किया? सेकेंडरी वेवलेट्स के आगे एक फॉरवर्ड एनवेलप, या फिर आप बोल सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसके आगे भी, इसके आगे भी, इसके आगे भी। ठीक है, उनको जोड़ के मैंने क्या बना दी? सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव। ओहो, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। चलो, सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ दैट टाइम। हाँ, नहीं नहीं, ठीक लिखा है। ये प्राइमरी वेव थी ना, देखो ये ब्लू कलर की प्राइमरी वेव थी, और ये पिंक कलर की मेरे पास क्या है? सेकेंडरी वेव है। इसको थोड़ा सा बंद दो।
यहाँ ढंग से दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये ब्लू कलर की प्राइमरी वेव थी, ठीक है, और ये पिंक कलर की मेरे पास सेकेंडरी वेव वेव थी। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स को जोड़ के मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट प्राइमरी वेव बना दी। आ रही बात समझ में? इस तरीके से क्या करती है मेरे पास वेव प्रोपोगेट करती है, समझे? तो मेरे पास क्या हो गया, एक न्यू वेव फ्रंट तैयार हो गया। फिर से बताऊंगा, प्राइमरी वेव है ये लाइट ब्लू कलर की, ठीक है, फिर ये पिंक कलर की मेरे पास क्या होगी, सेकेंडरी वेव फ्रंट तैयार हो गए, छोटे 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 बहुत सारे। फिर इन सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को मैंने जोड़ दिया आगे आगे से टेंजेंट बना के, और मैंने एक नई वेव फ्रंट तैयार कर दी। फिर क्या होगा, फिर ये जो डार्क ब्लू कलर की मैंने बनाई है ये क्या हो जाएगी, ये प्राइमरी वेव फ्रंट बन जाएगी। फिर इस पे भी क्या हो गया, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो गए, उनको जोड़ के आगे आगे एक और वेव बन जाएगी इस तरीके से, और फिर आगे बनती जाएगी। ठीक है, तो ये बताया हाइगन जी ने कि इस तरीके से क्या होती है, एक वेव प्रोपोगेट करती है आगे से आगे आगे से आगे। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखो, ठीक है, ये तो स्फेरिकल की बात हो रही थी। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं स्फेरिकल की जगह, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर इस तरीके से बनेगी मेरे पास प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव इस तरीके से प्रोपोगेट करेगी, तो स्फेरिकल वेव थी है ना सर्कुलर फैशन में, प्लेन वेव कैसी होगी, एक एक क्या बोलते हैं, जैसे ये स्ट्रेट एक ये है मेरे पास प्राइमरी, है ना, ये प्राइमरी है। फिर ये सर्कुलर 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 इसमें सेकेंडरी क्रिएट हो जाएगी, और इन सर्कुलर के आगे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगा, क्योंकि ये भी स्ट्रेट थी ये भी स्ट्रेट आ गई, तो ये बन जाएगी मेरे पास न्यू न्यू प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये वेव की फ्रंट हो गया, मतलब वेव फ्रंट मतलब कि वेव की जो आगे आगे चला हुआ है। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट्स क्रिएट हो रहे हैं, इस तरीके से मेरे पास वेव आगे आगे प्रोपोगेट करती है, फिर आगे वाला इस लाइट, फिर ये डार्क ब्लू वाला इस लाइट ब्लू की जगह आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे आगे आगे हमारा काम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये बताया था मेरे पास हाइगन प्रिंसिपल ने। अब इसमें एक चीज होती है, क्या होती है, जैसे हमने ये आगे वाला एनवेलप क्रिएट कर दिया, ठीक है, क्रिएट कर दिया, उसी तरीके से ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, देखो पीछे डॉटेड लाइन भी दिख रही होगी। ठीक है, इस तरीके से हम पीछे को भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, तो वेव पीछे को क्यों नहीं चलती, है ना क्वेश्चन। तो इसका इसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है उसमें क्या बोलते हैं, ठीक है, देखो, बैकवर्ड एनवेलप इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, बैकवर्ड एनवेलप को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम बोलते हैं जो ये न्यू वेव फ्रंट बनती है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू वेव फ्रंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इक्वल टू तो नहीं बोलूंगा मैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हाफ 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हाफ 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां से देख सकते हो आप, ठीक है, यहां से देख सकते हो, फॉरवर्ड, अगर मैं बोलूं कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड वाली वेव की बात करूं जो न्यू वेव फ्रंट मैं बना रही, इसके लिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, वन, वन होगी। तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगा, 1 प्लस, तो कॉस, देखो आगे के लिए क्या हो गया, 0 डिग्री, है ना, इसी डायरेक्शन में हमने रे बनाई हुई है, और इसी डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो आगे वाली वेव के लिए क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, है ना, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा अपॉन टू, तो क्या हो जाएगा 2/2, यानी कि ये आ जाएगा 1। तो ठीक है, मेरे पास बात ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 के। अब अगर मैं बैकवर्ड वाली वेव की बात करूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, cos 180 डिग्री, है ना, थीटा की जगह मुझे क्या डालना पड़ेगा, cos 180 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये, सॉरी 180 डिग्री, उल्टा गलत कर दिया मैंने, माई बैड, रुको, cos 180 डिग्री कितना होता है, -1, cos 180 डिग्री होता है -1, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। तो फिर क्या होगी, सेकंड एम्पलीट्यूड जो होगी, पीछे वाली एम्पलीट्यूड जो होगी, बैकवर्ड वेव की जो एम्पलीट्यूड होगी, वो किसके प्रोपोर्शनल आ गई, 0 के। मतलब कि हम ये पीछे वाली वेव को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होगी। मैं लिख के बता देता हूँ, यहाँ पर थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री -1 होता है, और एज पर दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका कुछ एम्पलीट्यूड ही नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कि बैकवर्ड वेव का एम्पलीट्यूड 0 होगा, फॉरवर्ड वेव का कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड आएगा, जो भी आएगा हमें नहीं पता, आएगा जरूर, इसका बिल्कुल नहीं आएगा।
तो ये बात हुई हाइगन्स प्रिंसिपल की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ठीक है, हमने एक प्रिंसिपल भी दे दिया, हाइगन्स प्रिंसिपल दे दिया। अब हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, ठीक है। अब हमने अपनी जब रे ऑप्टिक्स की थी, ठीक है, हमने बोल दिया कि चलो ठीक है, आपने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी दे दिया, इस तरीके से ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन क्या सबूत है, क्या सबूत है कि आपकी जो वेव ऑप्टिक्स है वो सही है ना? हमें वैलिडेट करना पड़ेगा वेव ऑप्टिक्स को। तो वेव ऑप्टिक्स को वैलिडेट करने के लिए हम उनसे 2 लॉ, रे ऑप्टिक्स के 2 मेजर लॉज को हम प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? देखो, रे ऑप्टिक्स में 2 मेजर लॉज कौन-कौन से थे? एक था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और एक था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? 2 ही लॉ थे। तो उन 2 लॉज को अगर हम वेव ऑप्टिक्स से प्रूव कर दें, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी वेव ऑप्टिक्स एकदम सही है ना? क्योंकि जो रे ऑप्टिक्स थी वो हमारे पास अभी तक सारे के सारे बड़े-बड़े इंस्ट्रूमेंट्स ही बन रहे थे उससे, क्या टेलीस्कोप बन रहा था, माइक्रोस्कोप बन रहा था, और मतलब कुछ भी हो जाता है उससे, सब कुछ सही-सही होता है। हम लेंस की तरह भी यूज़ करते हैं, उसकी कैलकुलेशन के लिए भी हम रे ऑप्टिक्स का यूज़ करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स को हम गलत तो नहीं बोल सकते, है ना? तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रे ऑप्टिक्स के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, यानी कि लॉज़ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें दोनों प्रूव करने पड़ेंगे। तब जाके हम बोल सकते हैं कि जो वेव ऑप्टिक्स है वो भी सही है। ठीक है? लाइक रे ऑप्टिक्स। तो फिर यहाँ पहले हम लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव ऑप्टिक्स। ठीक है? तभी हमारी वेव ऑप्टिक्स सही होगी। ठीक है? यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, स्पेसिफिकली ये काम किसके लिए हो रहा है? यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में और भी कई प्रिंसिपल दिए गए हैं, बट मेजरली हम हाइगन्स प्रिंसिपल ही यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये डायग्राम पे ध्यान दो, ठीक है? इस डायग्राम पे हमने क्या बोला? लाइट की 3 वेव्स आई, 3 रेज़ आई, ठीक है? ये रेज़ आई, यहाँ टकराई, आगे चली गई, यहाँ टकराई, आगे चली गई, यहाँ टकराई, आगे चली गई। ठीक है? तो ऑब्वियसली अगर मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना हो, चलो सबसे नीचे वाली वेव पे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दिया। ये आई बता दिया मैंने, ठीक है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने के लिए भी मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना दिया मैंने तीसरी वेव पे, ये वो होता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है? थर्ड वेव से मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफाइन किया, ठीक है? और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन नहीं कर सकता था, इसके आगे वाला आपको पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन मैं क्योंकि कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने क्योंकि मैंने क्या करना है, वेव दिखानी है ना? तो वेव के लिए, वेव बनाने के लिए तो मेरे को एक से ज़्यादा क्या बोलते हैं वो लेनी पड़ेगी, रेज़ लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने 1, 2, 3 रेज़ ले ली और उसपे क्या बना दिया, एबी, एबी बोल दिया मैंने, एक वेव फ्रंट है। ठीक है बात? और क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो मैंने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो वैसे ही थर्ड वेव से मैंने यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफाइन किया है। फर्स्ट वेव से मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन किया है। ठीक है बात? ठीक है बात? ठीक है? अब क्या होगा, अब अगर मैं देखो ये क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, एक रे आई, नॉर्मल के साथ उसने आई बनाया। तो अगर उस रे के साथ मैं नॉर्मल बनाऊँगा, ये देखो जैसे मैं ये नॉर्मल परपेंडिकुलर बना दिया मैंने, ए बी बना दिया। तो ए बी ज़मीन के साथ कौन-सा एंगल बनाएगी? सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आप ऐसे हाथ रख के भी देख सकते हो, ठीक है? आप हाथ रख के देख सकते हो, अगर मैं हाथ को रोटेट करूँगा आगे को, तो इस तरह को वो एंगल बन जाएगा, ठीक है? तो ये अंडरस्टूड है बात कि ये एंगल आई होगा, तो ये एंगल भी आई होगा। सिमिलरली जैसे ये एंगल आर होगा, तो ये एंगल भी आर होगा। इसके लिए कोई ज़्यादा मैथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बात? तो यहाँ तक तो बात हो गई। हमने क्या बोल दिया, यहाँ से एक वेव आई एबी, ठीक है? वेव फ्रंट एक एबी ले लिया उस वेव का, और वो यहाँ टकराई, जैसे-जैसे टकराई और आगे डीसी वेव फ्रंट बना, और वो आगे-आगे मतलब कि इंसिडेंट, यहाँ पर हम बोल सकते हो कि जो एबी है वो मेरे पास वो क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, जैसे इंसिडेंट वेव से बना वेव फ्रंट एक इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, और जो ये मेरे पास सीडी है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन करने के बाद जो वेव्स बनी थी उनसे बनाया मैंने। ठीक है? और ये जो एक्स वाई है, ओके, एक्स वाई जो है ये मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, एक मैंने मिरर ले लिया, मिरर बोल सकते हो आप इसको, मिरर। ठीक है? अब लॉज़ ऑफ, सबसे पहले आपको पता चाहिए हम प्रूव क्या कर रहे हैं। लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन में कौन-सा रिफ्लेक्ट लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है ना? यही तो है लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है? ये प्रूफ हो गया तो हमारा थ्योरी प्रूव होगी। तो हम क्या करेंगे, ठीक है? मैं बोलता हूँ टाइम पीरियड क्या होगा इस केस में? देखो, टाइम पीरियड देखते हैं हम इस केस में। मैं बोलता हूँ कि लाइट की, सबसे पहले लाइट की स्पीड क्या होगी? स्पीड, ठीक है? ये जो, क्योंकि ये लाइट है तो लाइट की स्पीड तो c होती है, ये हमें पता है, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ कि अगर मान लो इसको टाइम t लगा, ठीक है? टाइम t कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए लगा?
बी से सी तक, ये देखो बी से लेकर सी तक जाने के लिए इसको टाइम टी लगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। जित देखो यहाँ पर इस डायग्राम को देखे समझो, जितना टाइम इसको बी से लेकर सी तक जाने के लिए लगेगा, है ना, उतना ही टाइम इसको कहां से कहां तक, देखो ई से लेकर जी तक जाने के लिए भी उतना ही टाइम लगना चाहिए, है ना। देखो ई से लेकर जी तक जाने के लिए भी उतना टाइम लगना चाहिए, और ए से लेकर डी तक जाने के लिए भी उतना ही टाइम लगना चाहिए। क्यों? क्यों लगना चाहिए? क्योंकि देखो ये एक वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने के लिए टाइम तो उतना ही लगना चाहिए, है ना। अब हम कोई भी रे उठा ले, लेकिन टाइम उतना ही लगना चाहिए, मतलब कि ए बी वेव फ्रंट से वेव फ्रंट चली और वो डी सी वेव फ्रंट तक पहुंची, तो बी से लेकर सी तक जितना टाइम लगेगा उतना ही ए से लेकर डी तक लगेगा, और उतना ही ई से लेकर जी तक लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो फिर यहाँ से मैं क्या बोलूंगा, टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये बीच वाली वेव ले लेता हूँ, सेकंड नंबर वाली वेव ले लेता हूँ। तो टाइम क्या होगा, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, एक डिस्टेंस है ई से लेकर एफ तक, दूसरा डिस्टेंस है मेरे पास एफ से लेकर जी तक, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई से लेकर एफ तक प्लस एफ से लेकर जी तक डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक लिखा मैंने, ठीक लिखा, क्योंकि स्पीड को इधर ले जाऊंगा टाइम इधर जाएगा, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही फॉर्मूला मैंने यूज किया। ठीक है बात। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, इस ई एफ और एफ जी को मैं आई और आर के फॉर्म में ले जाऊंगा, ठीक है। अब ई एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको आई की फॉर्म में ले जाना चाहूँ, देखो ई एफ, इस ट्राइंगल को देखना है, ट्राइंगल पे ध्यान देना, ई एफ देखो, इसको मैं शेड कर देता हूँ, ये देखो, इस ट्राइंगल पे ध्यान देना आपने, इसको मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस ट्राइंगल पे ध्यान दो, तो ई एफ, ठीक है। ई एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई एफ को अगर मैं ए एफ के फॉर्मेट में लिखूं, तो ए एफ कितना होगा, यहां से देखो साइन आई, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखो साइन आई, साइन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, ई एफ, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है, ए एफ। तो यहां से मेरे पास ई एफ कितना आ गया, ए एफ साइन आई, तो यहाँ लिख दूंगा मैं इसकी जगह ए एफ साइन आई, ठीक है बात। प्लस वैसे ही मैं एफ जी के लिए काम कर लूंगा, यहाँ पर देखो एफ जी, एफ जी, एफ जी के लिए मेरे को ये वाला ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल। अगेन मैं साइन साइन यूज कर सकता हूँ, साइन आर यूज कर लूंगा यहाँ पर, ठीक है। साइन आर यूज कर लूंगा तो वही परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, एफ जी अपॉन एफ सी सेम वैसे ही आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ सी साइन आर डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ठीक चला हुआ है, ठीक है। तो फिर इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इस फॉर्मूले को, ठीक है। अब ए एफ को मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। ए एफ को मैं लिख सकता हूँ, देखो ए एफ, रुको 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 एक सेकेंड, एफ सी, एफ सी, ठीक है, ए सी, ठीक है। अगर मान लो मैं ये पूरी लेंथ ए सी कंसिडर करूँ, ठीक है। अब ए एफ सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देख लो, एफ सी मैं लिख सकता हूँ, देखो ए सी कितना है, जो पूरी की पूरी लेंथ है यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक, ए सी कितना है, ए सी है मेरे पास ए एफ प्लस एफ सी, है ना। तो यहां से मैं एफ सी कितना बोल सकता हूँ, एफ सी बोल सकता हूँ मैं, ए एफ को इधर ले जाके ए सी, चलो थोड़ा और नीचे कर देते हैं, हम बोल सकते हैं ए सी माइनस ए एफ मेरे पास हो जाएगा एफ सी के बराबर, है ना। तो ये एफ सी की वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो यहाँ डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए एफ साइन आई प्लस, ठीक है, एफ सी की जगह क्या लिख दिया ए सी, ये क्या हो जाएगा ए सी साइन आर, ठीक है। थोड़ा नीचे आ जाता हूँ मैं, माइनस ए एफ साइन आर होल डिवाइडेड बाय सी, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने, कुछ
कुछ ऐसे नहीं कि महान कैलकुलेशन, ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या कर दूंगा मैं, ये क्यों किया मैंने, ताकि मैं ए एफ को एक साथ ले लूँ, एक साथ ले लूँ। ए तो क्या हो जाएगा, ए सी को मैं अलग लिख देता हूँ, ए सी साइन आर प्लस ए एफ साइन आई माइनस साइन आर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। तो ये मेरे पास टाइम की पूरी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में एक चीज है, ठीक है, इस इक्वेशन के दो पार्ट हो रहे हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इस इक्वेशन के दो पार्ट्स हो रहे हैं, कैसे, तो इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अगर मैं इस सी को इन दोनों के नीचे नीचे ले जाऊं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इन सी को दोनों के अलग अलग कर दूं, मतलब कि सी को इसके नीचे ले जाऊं, ठीक है, और सी को इसके नीचे भी ले जाऊं, जो कि स्पीड थी लाइट की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इस इक्वेशन के दो पार्ट हो गए, एक ए सी साइन आर और एक है ए एफ अपॉन सी साइन आई माइनस साइन आर। लेकिन इसमें देखो एक कॉम्प्लिकेशन है, क्या, अब टाइम देखो जो ए सी है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो जितना टाइम इसको अब इसमें देखो क्या है, द एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो जो ये ए एफ की वैल्यू आ रही है मेरे पास, ए एफ की वैल्यू, ठीक है, इसको हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर, ए एफ की वैल्यू कैसे आ रही है, ठीक है। जो ए एफ की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, जैसे मान लो कोई रे आएगी ऊपर से, ठीक है, रे आएगी मान लो ऊपर से, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, ऐसे टकराई और ऐसे चली गई, तो ए एफ की वैल्यू, अब एफ की वैल्यू ए एफ यहाँ आ जाएगा, है ना। दूसरी एक और रे आ गई, यहाँ टकरा के यहाँ चली गई, तो एफ की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, है ना। लेकिन क्या टाइम टी चेंज होगा, क्या टाइम टी चेंज होगा, नहीं, नहीं चेंज होगा, है ना। टाइम टी ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये चाहे कहीं भी टकराए, अब ये तो मैंने सेंटर में लिया है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, ठीक लग रहा था देखने में। लेकिन अगर ये थोड़ा आगे भी टकरा रहा होता या थोड़ा आगे भी टकरा रहा, तब भी क्या होता, ए बी वेव फ्रंट से लेकर डीसी वेव फ्रंट तक आने के लिए जितना टाइम लगता है वो तो उतना ही होता, ठीक है बात, ठीक है बात, मतलब कि आप बोल सकते हो कि टाइम, मैं दूसरे से शो करता हूँ कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एफ, ठीक है, क्योंकि अलग देखो इस तरीके से समझो कि अगर मेरे पास थोड़ी वेव ऊपर नीचे आती तो ए एफ आगे आगे चला जाता, यानी एफ की वैल्यू आगे आगे चली जाती, तो ए एफ की वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो ए एफ की वैल्यू मैं बढ़ा दूं, या फिर ए एफ की वैल्यू मैं कुछ दूसरी एक और वेव ले लेता हूँ, चलो ए एफ की वैल्यू घटा भी देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से अगर कोई वेव चली जाती है तो एफ यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि क्या बोलते हैं, मेरे पास ये वेव को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए अलग टाइम लगेगा, ए बी वेव फ्रंट से लेकर डीसी वेव फ्रंट तक जाने के लिए जो इतना टाइम लगेगा वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये वेव थ्योरी है मैंने यहाँ पर यूज की हुई है ना, ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था, ठीक है, यहाँ ऊपर ही मैंने इसको डिफाइन कर दिया था कि ए बी से लेकर डीसी तक पहुंचने के लिए हर 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 रे को बराबर टाइम लगेगा। तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि टाइम, जो टाइम है मेरा वो ए एफ से इंडिपेंडेंट है, ए एफ से इंडिपेंडेंट है, तो ये जो मेरे पास पूरी की पूरी टर्म है ना, ये वाली, ये जो पूरी की पूरी टर्म है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो, ये किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो। और यहीं से मेरी डेरिवेशन का मेन क्रक्स आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, अगर ये पूरी की पूरी मैं टर्म जीरो लिख दूं तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां से मैं लिख सकता हूँ कि साइन आई माइनस साइन आर, साइन आर, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू जीरो, है ना। क्योंकि देखो इस इक्वेशन में ए एफ, अगर ये पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो हो रही है, इसमें सी की वैल्यू तो जीरो है नहीं, ठीक है, ए एफ की वैल्यू भी जीरो है नहीं, ए एफ की कुछ तो वैल्यू होगी, तो इसका मतलब कि साइन आई माइनस साइन आर ही जीरो होगा, है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास प्रूव हो गया, प्रूव क्या, रुको जरा, यहाँ से मेरे पास फाइनली क्या आ गया था, मतलब साइन मैंने काट दिए, आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो मैंने बहुत ही चालाकी से मैंने क्या किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया, ठीक है। मेन चीज मैंने इसमें क्या यूज की, मेन चीज मैंने ये यूज की कि जो टाइम पीरियड है, जो टाइम हम ले रहा हूँ, टाइम क्या था, टाइम था एक वेव को ए बी से क्या बोलते हैं डीसी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है, बस मैंने ये किया था, और बीच वाली वेव इसमें उठा ली थी, बीच वाली वेव उठा ली थी। रुको इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि डायग्राम
ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने ये बीच वाली वेव उठा दी थी और मैंने बोला था कि ए बी से लेकर डी सी तक पहुंचने के लिए सबको बराबर टाइम लगता है, ठीक है बात। ठीक है, और इक्वेशन को मैंने तोड़ा मरोड़ा और कुछ तरीके इस तरीके से ला दिया कि ए एफ को मैंने अलग कर दिया। ए एफ को जब मैंने अलग किया तो ए एफ मैंने क्या मैंने बोला कि ए एफ की चाहे कुछ भी पोजीशन हो, एफ की पोजीशन चाहे कुछ भी हो, या ए एफ बड़ा हो छोटा हो, वो तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, टाइम तो उतना ही आएगा चाहे ए एफ की वैल्यू ज्यादा हो चाहे ए एफ की वैल्यू कम हो। तो फिर मैंने वहां से क्या बोल दिया, टाइम देखो किस पे डिपेंड करेगा, ए सी पे। अगर ए और सी की वैल्यू चेंज कर दूं मैं, मान लो कि मैंने ए सी की वैल्यू चेंज कर दी, मतलब कि ये वेव ही मैंने उठा के यहाँ ला दी, इस जगह पे ला दी, तो ये दूसरी वेव भी उठ के यहाँ ला दी, मैंने मान लिया, ठीक है। तो अब तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस वेव से लेकर इस वेव तक पहुंचने के लिए अब ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो इस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ना कि ए एफ वाली वैल्यू पे। ठीक है, तो वहां से मैंने ये प्रूव कर दिया कि आई इक्वल्स टू आर, तो मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलर तरीके से हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी प्रूव करेंगे। तो ये दो डेरिवेशन हो जाएगी आपकी, रुको। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे यूजिंग अगेन हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए क्या किया मैंने, लॉ रिफ्रैक्शन, सॉरी फिर मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पर, वेट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए क्या किया मैंने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए मैंने पहले एक इंसिडेंट वेव ली, अगेन एक इंसिडेंट वेव फ्रंट लिया ए बी, ठीक है। यहाँ से रेज आई इस तरीके से, इस तरीके से, और ये देखो यहाँ पर आप यहाँ अब वेव नेचर से इसकी बेंडिंग समझना भी काफी हद तक इजी हो जाता है। ठीक है, क्या हुआ, ये वाली वेव देखो ऐसे गई, ये वाली वेव ऐसी गई, ऐसी गई, बेंडिंग हो गई, ठीक है। और क्या हो गया यहाँ पर, कुछ इस तरीके का मेरे पास काम हो गया। अब मैंने अगेन क्या हो गया, ऐसे ले ली, वन टू थ्री, तीन वेव ले ली। नंबर थ्री की वेव से मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, जैसे पहले लिया था ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया था मैंने। और नंबर फर्स्ट की वेव से मैंने लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लिया, ये देखो आर, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। हम इसको क्या कर सकते हैं, मतलब इसको समझने के लिए आप कंपास और प्रोटेक्टर से घुमा के देख सकते हो डायरेक्ट की ये इसके बराबर ही आएगा। आधी बात समझ में, ठीक है। तो आर आर यहाँ आ गया, आई आई यहाँ आ गया, तो हम अपना काम करते हैं, ठीक है। अब एंगल, अब रिफ्लेक्शन को कैसे प्रूव करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी सिर्फ हम अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है कौन सी वाली वेव के लिए, बीच वाली वेव के लिए, ई एफ और एफ जी, है ना, वो क्या बोलते हैं टाइम पीरियड, मतलब ए बी वेव से लेकर, ए बी वेव फ्रंट से लेकर डीसी वेव फ्रंट पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो हम बीच वाली रे को उठा के डिफाइन करते हैं। तो वो होता है ई एफ प्लस एफ जी डिवाइडेड बाय सी, ठीक है, ये बोल दिया मैंने। फिर मैंने क्या किया, फिर से इनको क्या बोलते हैं, अब ई एफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ई एफ को लिख सकता हूँ मैं, इस ट्राइंगल को देख के वही लिख सकता हूँ मैं, क्या जैसे पहले लिखा था ए एफ साइन आई, है ना। और एफ जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ जी को लिख सकता हूँ मैं एफ सी साइन आर। आधी बात समझ में, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक दिक्कत है, इसमें एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, ठीक है, जो पिछली वाली डेरिवेशन की तरह सेम नहीं रहेगा, रुको। इसमें जो ये देखो, जब मैं क्या बोलते हैं ये दूसरा सरफेस ले रहा हूँ ना, क्या बोलते हैं ये वाला वाटर वाला सरफेस ले रहा हूँ, एक सेकेंड। जब मैं ये वाटर वाला सरफेस ले रहा हूँ, ठीक है, तो वाटर वाले सरफेस में तो लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, तो मैं यहाँ पर सी नहीं लिख सकता, ठीक है, मैं यहाँ पर सी नहीं लिख सकता, सी गलत हो जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी अलग अलग वैल्यूज लेनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने सी ले लिया ई एफ में, एफ जी के लिए मेरे को वी लेना पड़ेगा, ये इसमें मेजर चेंज आएगा, ठीक है। ई एफ की वैल्यू मैं वैसे ही लिख दूंगा, क्या आ जाएगी, ए एफ साइन आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी, और यहाँ पर आ जाएगी एफ सी साइन आर डिवाइडेड बाय, मैंने इसको चलो v लिख दिया, है ना, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी आपको पता है चेंज हो जाती है किसी भी मीडियम में, जब हम जाते हैं एयर के अलावा, एयर में तो c थी, इसमें मैंने बोल दी लाइट की वेलोसिटी v हो गई, म्यू टू, अगर मैं किसी सरफेस में ले आया, यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर c है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है, जब डेंसर मीडियम में आया, ठीक है बात। अब ये हो गया, ठीक है ठीक है। अब फिर से मैं इसको क्या कर दूंगा, ए एफ ए सी
एफ सी को मैं क्या लिख दूंगा, एफ सी को मैं ए सी के फॉर्मेट में लिख दूंगा। मैं क्या लिख दूंगा, एफ सी को ए सी माइनस ए एफ, जैसे पिछली बार किया था सेम वही काम। एफ सी विल बी इक्वल टू, देखो एफ सी विल बी इक्वल टू ए सी होल कंप्लीट माइनस ए एफ। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ए एफ साइन आई डिवाइडेड बाय सी, ठीक है, प्लस एफ सी को मैंने लिख दिया ए एफ सी को लिख दिया मैंने ए सी माइनस ए एफ। तो ए सी साइन आर डिवाइडेड बाय वी, ठीक है, माइनस, क्योंकि ए सी माइनस ए एफ था तो यहाँ पर आ गया ए एफ साइन आर डिवाइडेड बाय सी, इस तरीके से। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि, सॉरी सी नहीं वी है, माय बैड, यहाँ बताना था V, ठीक है, सेम वही चला हुआ है काम। फर्क सिर्फ इतना सा है, फर्क सिर्फ इतना कि डायग्राम अलग है। और क्या अलग है इसमें, एक इनके साथ जो आर वाली पोर्शन है उसके साथ मेरे पास वी आ रहा है, ठीक है, और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगेन मैं ए एफ वाले कंपोनेंट्स को एक साथ ले लूंगा, सेम पिछली बार की तरह। ये ए सी वाला एक साइड ले लिया मैंने, ये कर दिया ए सी साइन आर डिवाइडेड बाय वी, ठीक है, प्लस ए एफ, यहाँ अंदर आ गया मेरे पास साइन आई डिवाइडेड बाय सी, ये वाला, माइनस साइन आर डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। फिर से मैं क्या वही चीज बोलूंगा, वही चीज बोलूंगा कि जो ए एफ है ये इंडिपेंडेंट है टाइम पीरियड के, ठीक है, ए एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ठीक है। देखो बिल्कुल सेम काम हो रहा है, ठीक है। इसके आगे का यहाँ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये ए एफ वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ए एफ वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से मेरे पास आ जाएगा साइन आई अपॉन सी माइनस साइन आर अपॉन वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैं इसको अगर राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, तो मैं इसको यही कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ये दोनों ऐसे ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई के नीचे ले जाऊंगा साइन आर को, और सी को ले जाऊंगा ऊपर, सी अपॉन वी, ठीक है। तो सी अपॉन वी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सम मीडियम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, यानी कि ये चीज आ गई मेरे पास, ठीक है। तो इसी को, यही था मेरे पास स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू 1 म्यू 2, जो लॉ, जो मेरा मेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना। तो ये चीज मैंने प्रूव कर दी। तो मैंने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी शो करता है मेरा वेव नेचर। तो इस तरीके से मैंने क्या बोल दिया कि जितने भी फिनोमिना मेरे पास रे नेचर एक्सप्लेन करती थी, उतने ही फिनोमिना मेरे वेव नेचर भी सारे के सारे एक्सप्लेन कर सकती है, क्योंकि मैंने बेसिक दो फिनोमिना तो इसके अपनी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। इसी तरीके से इसी तरीके से हम और देख सकते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे लेंसेज में हम काम करते थे, लेंसेज में हम क्या करते थे, हम बोलते थे कि इस तरीके से रेज जाती है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो पहले, अगर मान लो एक पैरेलल रे आ रही है एक कन्वेक्स लेंस में और वो कन्वर्ज कर रहा है एक फोकल पॉइंट पे, ठीक है, जो कि वो करता था हमें पता है, ठीक है। तो हम उसको कैसे शो कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट्स आगे से आए और आगे क्या हो गए, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन गए, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स बन गए। सेम गोज फॉर दिस कनकेव लेंस, क्या हो गया, प्लेन वेव फ्रंट्स आए, फिर उसने डाइवर्ज कर दिया लाइट को, और उसके बाद मेरे पास इस तरीके से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनने लग गए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अपनी थ्योरी को वैलिडेट कर दिया, हमने अपनी थ्योरी को वैलिडेट कर दिया। हमने ये तो बोल दिया कि वेव थ्योरी हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट फेज ऑफ वर्क आता है कि हमने वेव थ्योरी के बेसिक्स तो देख लिए, अब हम इंटरफेरेंस की तरफ जा रहे हैं, इंटरफेरेंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस को समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि लाइट आपस में इंटरेक्ट कैसे करती है, ठीक है। क्योंकि देखो, क्योंकि जब हमने क्या बोलते हैं वो दो सोर्स बनाए थे ना, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था आपको, यहीं पर आते हैं वापस, ठीक है। जब मैंने आपको यहाँ पर दो सोर्स दिखाए थे ना, तो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ पता क्या था, हुआ कुछ ऐसा था। अब आप इसको समझने के लिए तैयार हो गए हो, ठीक है। अब हुआ क्या था, यहाँ से आई थी एक वेव, इस तरीके से, इस तरीके से एक वेव आई, ठीक है,
एक वेव आई, यहाँ पर उसके दो पार्ट हो गए, ठीक है। आधी वेव ऐसे ऐसी निकली यहाँ से, ठीक है। और बाकी का आधा पोर्शन जो S2 से निकला वो कुछ इस तरीके से निकला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिल रही है कि ये वेव क्या है, एक दूसरे को काट रही है। ये देखो इस तरीके से काट रही है एक दूसरे को, और इनके कटने की वजह से ही मेरे पास आगे क्या बन रहा है, ये व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक, है ना। तो मतलब कि वेव्स क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना, कि एक के ऊपर एक जब क्या बोलते हैं आ जाती चीज, एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है, फिर उनका रिजल्टेंट क्या आता है ना। मतलब कि ये क्या था, जो ग्रीन वेव्स थी और जो ब्लू वेव्स थी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिशन होगी इनकी, ठीक है। और इनका जो रिजल्टेंट आया आगे, रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट वेव बोल सकते हो आप आगे जो आई, वो ये थी, ए ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, ठीक है। तो हमें पहले क्या समझना पड़ेगा, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वेव आपस में सुपर इम्पोज करती कैसे है, एक के ऊपर एक चढ़ती कैसी है वेव, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। जो मेरी इंटरफेरेंस में मैंने जो S1 S2 लिए थे, 2 पॉइंट लिए थे, वो कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर दो सोर्सेज ऑफ लाइट व्हिच एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। यानी कि दो दो सोर्सेज, मान लो मैंने क्या ले लिया, एक ये सोर्स ले लिया, एक ये सोर्स ले लिया, ठीक है। अगर इससे देखो ऐसी वेव निकल रही है, ठीक है, और इससे भी सेम वैसी की वैसी वेव निकल रही है, देखो ऐसी। अब हो सकता है कि ये सोर्स थोड़ा आगे हो जाए, ये सोर्स थोड़ा पीछे हो जाए, और क्या हो गया इससे, मतलब यहाँ हो गया सोर्स, और हो सकता है कि इससे थोड़ी आगे पीछे हो जाए वेव, ठीक है। आगे पीछे होने से क्या होता है, क्या चेंज होता है, फेज डिफरेंस, फेज चेंज हो जाता है उन दोनों के बीच, है ना। तो फेज चेंज हो जाए तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन उसकी क्या, उसकी इनकी वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए और इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, तब जाके मेरे पास इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। और इस तरह के जो सोर्सेज होते हैं जिनकी सेम वेवलेंथ होती है, और क्या बोलते हैं, जिन सोर्सेज से सेम वेवलेंथ की लाइट निकल रही है और सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकल रही है और सेम फेज, ये दोनों क्या है, सेम फेज में, और ये क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी कि ये क्या हो गया, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो गया। मतलब कि जितना फेज डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो गया, अब इतना ही फेज डिफरेंस आगे तक रहेगा इनके बीच। मैं बोलूँ वेव 1, 2 और 3 है, ठीक है। तो वेव 1 और वेव 2 के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है, और वेव 1 2 और वेव 3 के बीच क्या है, एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस आ गया, ये डेल्टा एक्स बोल देता हूँ मैं इसे, डेल्टा एक्स। डिस्टेंस वाइज बोलूँ तो, एंगल वाइज बोलूंगा तो डेल्टा फाइव बोलूंगा मैं, ठीक है। डेल्टा फाइव थोड़ा सा फेज डिफरेंस आ गया, ये थोड़ा आगे चल पड़ी इससे, ठीक है। फेजर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट फेज डिफरेंस बोल देंगे हम, थोड़ा आगे चल रही है लेकिन एक कांस्टेंट उसके साथ डिस्टेंस के साथ चल रही है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बाद ये ज्यादा आगे निकल गई या ज्यादा पीछे आएगी, इतना ही आगे रहेगी इस वेव से, ठीक है। तो इस तरह के सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। और कोहेरेंट सोर्सेज ही यूज होते हैं हमारे पास इंटरफेरेंस में। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सोर्स लिया, ठीक है। अब दो कोहेरेंट सोर्सेज हमारे बस की बात नहीं बनाना, कि हम क्या बोलते हैं, एक तरफ से लाइट, एक तरफ से हम एक टॉर्च ऐसी बना दें कि मतलब कि मान लो मैंने दो टॉर्चेस बना दी, एक ये एक ये। तो कभी भी ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि हम दो कोहेरेंट सोर्सेज बना दें कि यहाँ से भी सेम वेव निकलेगी और यहाँ से भी सेम वेव निकलेगी, ये पॉसिबल नहीं है हम ह्यूमन बींग्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम सामने एक वॉल रख देते हैं, वॉल में दो छेद कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो देखो, ये जो लाइट आ रही है ना, इसी के तो ये दो पार्ट्स है, S1 S2, मतलब कि S1 S2 से जो लाइट की वेव निकल रही है, वो कहाँ से आ रही है, ओरिजिनेट तो वो यहीं से हो रही है, इसी जगह से हो रही है ना। तो S1 S2 में जो वेव्स तैयार होगी होगी तो वो सेम, होगी तो वो सेम, लेकिन तो फिर वो दोनों क्या हुए, कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। तो ये एक तरीका था कोहेरेंट सोर्सेज बनाने का। नेचुरली हम कोहेरेंट सोर्सेज नहीं बना सकते, नहीं मतलब आर्टिफिशियली हम कोहेरेंट सोर्सेज नहीं बनाते, तो हमने ये तरीका इस्तेमाल किया कि दो छेद कर लो, उन दोनों को अलग अलग सोर्सेज की तरह ट्रीट कर लो, और वो दोनों क्या होंगे, ऑब्वियसली कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। तो इसलिए हमें कोहेरेंट सोर्सेज को पहले समझना पड़ेगा कि कोहेरेंट सोर्सेज होते क्या है और वो क्यों जरूरी थे, क्यों जरूरी थे। अगर कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगे तो इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि आप एक टॉर्च ले लोगे, ठीक है, दो टॉर्च ऑन कर लोगे, और आप क्या देखोगे, आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये बात समझी। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लेते हैं लास्टली, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोल देता हूँ मैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। अब वेव्स क्या होती है,
अब ये वेव्स हमने समझ ली, ठीक है, कोहेरेंट थी, ठीक है, चलो ये तो इतना इंपॉर्टेंट में फैक्टर नहीं है, ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज थे, जरूरी होते हैं, लेकिन ये इंटरफेरेंस के लिए दिस इज मस्ट, कोहेरेंट सोर्स। क्वेश्चन बन सकता है कि कोहेरेंट सोर्स ही क्यों चाहिए होते हैं इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है, वो आपको समझ आएगा सुपरपोजिशन से, ठीक है। अब सुपरपोजिशन दो तरह की होती है, ठीक है, सुपर जब वेव आपस में सुपर इम्पोज करेगी तो वो दो तरह के तरीके से सुपर इम्पोज कर सकती है। अगर मैं इंटरफेरेंस की बात करूं, इंटरफेरेंस स्पेशली इंटरफेरेंस की, तो दो तरीके से कैसे कर सकती है। अगर मान लो मेरे पास जो ये क्या बोलते हैं, रुको, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि इसमें जो मेरे पास ये रेड कलर की वेव है ना, रेड कलर की वेव, ये मैंने भेजी फर्स्ट वेव, ठीक है, रेड वाली है फर्स्ट वेव, ठीक है, उसके साथ मैंने दूसरी वेव भेज दी जो उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रही है, मतलब उसके ऊपर चढ़ा दी है मैंने, इसको बोल सकता हूँ मैं सेकंड वेव, ठीक है। और इन दोनों का जो मिक्सचर तैयार हुआ वो थी ग्रीन कलर की रिजल्टेंट वेव, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मान लो जिस क्या बोलते अब क्योंकि क्योंकि देखो कोहेरेंट सोर्सेज है, ठीक है, तो अगर दोनों का ओरिजिन एक साथ हो रहा है तो देखो अगर अगर यहाँ पर देखो दोनों का क्या बोलते हैं 0 डिग्री पे दोनों सेम जा रही है, तो फिर क्या होगा आगे, 80 डिग्री 180 डिग्री पे भी वो सेम जाएगी, है ना, 360 डिग्री पे भी वो सेम जाएगी, इसी तरीके से बराबर बराबर पॉइंट्स पे कटेगी, अगर वो कोहेरेंट है तभी ये हमने कोहेरेंट सोर्स यूज की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये वेव आई, ठीक है, उसके ऊपर दूसरी वेव आई, तो इन दोनों का क्या हो गया, आपस में एडिशन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ग्रीन वेव आ गई, देखो लंबी वन, यानी कि E1 प्लस E2 हो गया, ठीक है। E1 रेड थी, E2 ब्लू थी, ठीक है, यहाँ पर भी देखो नीचे ऐसे ही हुआ, ठीक है। तो हो क्या रहा है, दो वेव्स जब एक ही फेज में जाती है, ठीक है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि दो वेव जब एक ही फेज में जाती है तो फिर उनके बीच क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, इसकी डेफिनेशन जरूर देखना आप, ठीक है, इसकी डेफिनेशन जरूर देखना, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन इसको बोलते हैं, ठीक है। जब एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे लाई कर रहा है और एक का ट्रफ ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे लाइट कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये दोनों वेव्स क्या करेगी, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएगी, सुपर इम्पोज होगी तो आपस में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से बड़ी वेव तैयार होगी, ठीक है। तो इसको मैं क्या किसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ लाइट के साथ, लाइट, लाइट, मतलब कि मुझे ब्राइट दिखेगा ना, जैसे मान लो मैंने रेड लाइट भेजी, ब्लू लाइट भेजी, ठीक है, और रेड लाइट ब्लू लाइट मिलके मेरे को ग्रीन लाइट दे दिया इसने आगे, है ना। तो ये ग्रीन लाइट की देखो एम्पलीट्यूड ज्यादा है, जिसकी जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होती है वो उतनी ज्यादा ब्राइट दिखती है। तो मेरे पास क्या होगा, दो वेव्स अगर मैंने क्या कर दी, एक ही फेज में भेजी, यानी कि जहां से ये स्टार्ट हो रही है वहां से स्टार्ट हो रही है, तो फिर क्या होगा, उनके बीच जो क्या बोलते हैं लाइट तैयार होगी, वो क्या होगी, ब्राइट, ब्राइट लाइट, मैं ब्राइट लाइट बोल सकता हूँ, है ना, ये लाइट का केस है। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस से समझ आएगा मैं इसको लाइट क्यों बोल रहा हूँ। अब सेकंड केस में क्या कर दिया मैंने, आगे पीछे कर दिया, मतलब कि इनके बीच में मैंने एक फेज डिफरेंस रख दिया इतना, सॉरी इसको इस कलर से नहीं, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, इसको मैं दिखा देता हूँ, चलो ब्लू कलर से, हाँ ब्लू कलर है इसका, ठीक है। अब देखो ब्लू वाली वेव रेड वाली वेव से कितना आगे चली हुई है ना, एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है मैंने रखा हुआ, डेल्टा फाई, ठीक है, और मैंने इतना कांस्टेंट फेज डिफरेंस रखा है कि जब इसका क्रेस्ट आएगा तब इसका ट्रफ आएगा, जब इसका ट्रफ आएगा तब इसका क्रेस्ट आएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी, कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगी। तो ये जो क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी, रेड वाली और ब्लू वाली एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगी, तो इनकी जो रिजल्टेंट आएगी ग्रीन वेव, उसकी एम्पलीट्यूड कम होगी, कम होगी, देखो कम होगी, है ना, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही थी, रेड और ब्लू एक दूसरे को प्लस कर रही थी, बढ़ा जाएगी क्योंकि ये दोनों एक ही साइड में है। अब ये दोनों ऑपोजिट साइड में आ गई है, रेड और ब्लू, है ना, रेड और ब्लू ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई है, तो ये अब आपस में माइनस करेगी एक दूसरे को, ये ऊपर को है और ये नीचे को है, तो इनका माइनस करके ये देखो इतना सा आया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास जो फाइनल वेव आएगी वो क्या होगी, डार्क, डार्क, मतलब कि उतनी ब्राइट नहीं होगी, ये क्या होगी, डार्क। इसको मैं बोलता हूँ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो आप यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि अगर देखो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में, अगर मेरे पास जितनी ना ये रेड लाइट है उतनी ही लंबी मेरे पास ये ग्रीन ब्लू लाइट होती, ठीक है। जैसे मैं मतलब इंटरफेरेंस में करता हूँ, इंटरफेरेंस में क्या करता हूँ, एक ही सोर्स से लेता हूँ दो लाइट्स, है ना, एक ही सोर्स से लेता हूँ दो लाइट्स, तो उन दोनों की एम्पलीट्यूड भी बराबर होगी, है ना। तो अगर मेरे पास क्या बोलते हैं रेड की जितनी एम्पलीट्यूड है उतनी ही ब्लू की एम्पलीट्यूड होगी, तो फिर यहाँ बीच में क्या आएगा, जीरो,
जीरो आएगा ना, क्योंकि ये दोनों माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा। तो उस वजह से मेरे पास क्या होता है, इंटरफेरेंस में डार्क पैटर्न शो होते हैं। अब आपको समझ आएगा कि इंटरफेरेंस में डार्क और ब्राइट क्यों होता है। ये देखो यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, जो यहाँ पर ये जो रेड लाइंस दिखाई दे रही है, रेड लाइंस दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये क्या है, ब्राइट। देखो, जो ब्लू वाली है, जो ब्लू वाली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ब्लू वाली क्या है, क्रेस्ट, और क्या बोलते हैं ये ऑरेंज वाली क्या है, ट्रफ। अब यहाँ पर देख सकते हो क्रेस्ट ट्रफ ऐसी होगी, जैसे लाइट बनेगी ना एक सो से, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, मतलब ऐसे, क्रेस्ट फिर ट्रफ, ऐसे डॉटेड शो कर देता हूँ मैं, क्रेस्ट फिर ट्रफ फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ, इस तरीके से बनाई हुई है, ठीक है। तो इन्होंने ब्लू ऑरेंज ब्लू ऑरेंज ब्लू ऑरेंज शुरू करी है। अब ये जब आपस में कट रही है, आपस में कट रही है, अगर क्रेस्ट क्रेस्ट आएगा इस एक के ऊपर, है ना, तो आगे मेरे पास क्या होगा, ब्राइट बैंड शो होगा। ये देखो ब्राइट बैंड। अब यहाँ पर देखना क्या होता है, देखो क्रेस्ट क्रेस्ट कट रही है, फिर ट्रफ ट्रफ कट रही है, क्रेस्ट क्रेस्ट कट रही है, फिर ट्रफ ट्रफ कट रही है। कौन सा केस बन रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का। देखो क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ, ठीक है बात। लेकिन जब उल्टा होगा, क्रेस्ट में ट्रफ आएगी, ट्रफ में क्रेस्ट आएगी, जैसे कि ये वाला केस देखो, यहाँ क्रेस्ट में ट्रफ आ रही है, सॉरी, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्रेस्ट और ट्रफ आपस में कट रही है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, क्रेस्ट और ट्रफ आपस में कट रही है, यहाँ भी क्या हो रहा है, क्रेस्ट और ट्रफ आपस में कट रही है। तो इनको जोड़ के मैं आगे क्या बना रहा हूँ, डार्क बैंड, ठीक है। तो आई होप आपको काफी हद तक आइडिया होगा कि इंटरफेरेंस बनती क्यों है, ठीक है। तो इसका मैथमेटिक्स हम कल देखेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। सर कल मैं ट्यूशन नहीं